मित्रों नमस्कार। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जून महीने के 15 से लेकर 19 जून तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले और बिहार में अप्रत्याशित गर्म हवाओं, जिसको हम लू भी कहते हैं, के कारण उत्पन्न हुई स्थिति पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के दृष्टिकोण से विचार करना चाहेंगे। संयोगवश बलिया, उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा जो बलिया ज़िला है, मैं उसी ज़िले का निवासी हूँ और बिहार में मैं काम करता हूँ। इस वर्ष मार्च महीने से ही इस बात की आशंका भारतीय मौसम विभाग के द्वारा व्यक्त की जा रही थी कि प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है। मैंने भी अपने चैनल में 3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था कि हम गर्मी से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम कुछ खास तरीके से बदलाव का अनुभव कर रहा है। उसका प्रभाव हम सभी पर पड़ रहा है। सर्दियां भी बड़ी भयानक रूप से पड़ रही हैं। इस साल जो सर्दी बीती है वो बड़ी भयानक थी। मैंने उसी सर्दी में अपना चैनल भी शुरू किया और लोगों से को कैसे सर्दी से बचा जा सकता है इसकी सलाह देने की भी कोशिश की थी। और गर्मी के बारे में जब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का फोरकास्ट आना शुरू हो गया था, तब भी मैंने सोचा कि अपने इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों को सलाह दूँ। और जहाँ तक बिहार सरकार का सवाल है, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, मैंने देखा है और आपदा प्रबंधन विभाग और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में मुझे लंबे समय तक काम करने का अनुभव है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर गर्मियों को लेकर के भी शुरू से ही एडवाइजरीज, यानी क्या करें क्या नहीं करें, बचाव कैसे करें, उसकी तैयारियाँ शुरू हो गई थी और उसके बारे में एडवाइजरीज दिया जाने लगा था। और यही नहीं, एक हीट एक्शन प्लान भी बना हुआ है और उस हीट एक्शन प्लान के अंतर्गत विभिन्न विभागों के साथ बैठकें भी हो गई थी और विभिन्न विभागों को जो काम करने हैं उन्होंने उस काम को करना भी शुरू कर दिया था। स्वास्थ्य विभाग ने भी अपने स्तर से आदेश जारी किए थे। संभवतः उत्तर प्रदेश में भी घटना हुई होगी, इस तरह की पूरी तैयारियां हुई होंगी, हालांकि मेरी जानकारी नहीं है, तो मैं आशा करता हूँ हुई होगी। माननीय प्रधानमंत्री के स्तर से उच्च स्तर पर दिल्ली में हीट एक्शन प्लान के बारे में, यानी आने वाले समय में जो गर्म हवाएं और लू चलेगी उससे बचाव के लिए विभिन्न विभागों को, राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों को क्या करना चाहिए, इस पर भी गंभीर चर्चा की रपटें अखबारों में छपती रही हैं और मैं आशा करता हूँ कि हर स्तर पर सरकारों ने प्रयत्न किया होगा। लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जिसे थोड़ा समझने की आवश्यकता है। गर्म हवाएं, जिसको हम लू कहते हैं बोलचाल की भाषा में, वह आपदा है, डिजास्टर है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जिस प्रकार से कोविड को आपदा घोषित किया गया था, गर्म हवाएं अथवा लू बहुत पहले से ही आपदा के रूप में अधिसूचित हैं। और जब वो आपदा के अनुसार अधिसूचित हैं तो हर आपदा की तरह इस आपदा से निपटने के लिए भी राज्यों को, केंद्र सरकार को, विभिन्न एजेंसियों को पूर्व तैयारियां कर लेनी होती हैं, जिसे हम आपदा जोखिम न्यूनीकरण कहते हैं। उसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है, उसकी जो पूरी अवधारणा है, वो रिलीफ सेंट्रिक से हट गई है और वह पूर्व तैयारियों की बात करती है, क्षमता निर्माण की बात करती है, रिस्पांस की बात करती है, रिहेबिलिटेशन इत्यादि की बात करती है, तो रिलीफ की बात नहीं करती। लू जैसे मामले में, गर्म हवाओं जैसे मामले में अस्पतालों में ही तैयारियां नहीं की जाती। अस्पतालों के साथ साथ लोगों को पानी पीने की व्यवस्था हो, क्योंकि शरीर में अगर जल की कमी हो जाती है तो लू लगने की संभावना बढ़ जाती है। और फिर लोगों को अपने स्तर से भी क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसकी व्यापक एक तरीके से क्षमता वृद्धि के भी कार्यक्रम पहले से ही चलाए जाते हैं। बहुत सारी एजेंसियां लग जाती हैं। हम लोग तो बचपन से देखते रहे, अब शायद कम दिखाई देता है कि प्याऊ की व्यवस्था होती थी। मैं यूपी का जैसा मैंने कहा मैं हूँ, तो वहाँ पर भी मैंने प्याऊ की व्यवस्था देखी और बिहार में तो मैंने खुद भी प्याऊ की व्यवस्था कराई। और यह सब कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से
या नगरों में जो नगर प्रशासन उसके माध्यम से कराया जाता रहा, ताकि यदि यात्री गुजर रहे हों, यदि राहगीर गुजर रहे हों, उनको पीने के लिए पानी उपलब्ध हो सके। और यही नहीं, जो हीट एक्शन प्लान बनाया गया है बिहार में, उसमें है कि साहब जो मज़दूर हैं, जो कड़ी धूप हो उस समय वे काम करने के लिए न निकले, यानी मनरेगा में वो काम करते हैं या सरकार के बहुत सारी स्कीमों के तहत काम करते हैं, तो निर्देश रहता है कि मॉर्निंग आवर्स में काम कर लें और इवनिंग आवर्स में काम कर लें, कड़ी धूप में वे काम नहीं करें। क्योंकि सबसे वल्नरेबल वही सेक्शन होता है जो या तो काम करने वाला कामकाजी सेक्शन होता है, जिसको बाहर निकलना होता है। हमारे आप जैसे लोग तो गर्मियों में एसी चला करके घर के अंदर भी रह सकते हैं या ऑफिस में काम करते हैं वहाँ भी रह सकते हैं, लेकिन जो मज़दूर हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, जो उस तरह के लोगों को, किसानों को, उन्हें ही बाहर निकलना पड़ता है। तो सलाह दी जाती है कि आप उस समय कोशिश करें कि बाहर न निकलें, और यदि निकलने की आवश्यकता पड़े तो आप फिर सिर पर कुछ ऐसी चीज़ रख लें जिससे आपको धूप कम लगे, गर्मी कम लगे, और आप भरे पेट से ही निकलें, खाली पेट नहीं निकलें। इस तरह कुछ बातें लोगों को बताई जाती है, समझाई जाती हैं, जिससे लू लगने की संभावना कम हो जाती है। 24 जून के हिंदू में बलिया में जो मौतें हुई थी 15 जून से लेकर 19 जून तक की गर्मी में, उसके बारे में एक विस्तृत रपट निकली है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यह ओपी एड पेज पे, ओपी एड के सामने वाले पेज पे फुल पेज का यह आर्टिकल है, ग्राउंड जीरो के शीर्षक से फेसिंग द हीट करके प्रकाशित हुआ है। और इसमें बात दर्ज है कि बलिया में 43 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर 15 जून से लेकर के 19 जून तक रहा और काफ़ी लोगों की मौत हुई। इसी पीरियड में बिहार में भी कुछ लोगों की मौत हुई, ज़्यादा लोगों की मौत नहीं हुई, कुछ लोगों की मौत ज़रूर हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार जब बलिया जिला अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट ने, चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने 17 जून को एक बयान दिया कि उस समय तक शायद 34-35 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी जो अस्पताल में लाए गए थे, और बहुत सारे लोग तो अस्पताल में नहीं जा सके होंगे, चूँकि बलिया एक छोटा जिला नहीं है, वह दो तरफ से, एक तरफ से सरजू, एक तरफ से गंगा से घिरा हुआ है। माझी से शुरू करें अगर आप, तो वो बिल्कुल मऊ के बॉर्डर तक लंबाई में जाता है और गंगा से लेकर सरजू तक चौड़ाई में जाता है। तो सभी लोग बलिया के जिला अस्पताल में नहीं आ सकते। कई लोग जो जिसको हम पीएचसी कहते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहते हैं, बहुत सारा वेलनेस सेंटर भी नाम उसका रख दिया गया है, वहाँ गए होंगे। लेकिन इस मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने, जो लोग आए थे और शिकायत करते हुए आए थे कि उनको लू लग गई है क्योंकि तेज़ बुखार था लोगों को, उनको जो है सो अन्य भी परेशानियां अनुभव हो रही थी, क्योंकि लू लगने पर घबराहट भी होती है, पसीना खूब निकलता है, इसलिए पानी की कमी शरीर में हो जाती है, तेज़ बुखार होता है, सिर दर्द होता है। कुछ लोगों को उन्होंने भी बताया कि हमें लगता है कि कुछ समस्या सांस लेने में भी हो रही है। तो उस मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि यह लू के वजह से, हीट स्ट्रोक के वजह से हो रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, और हमारे जैसे लोग जिन्होंने आपदा प्रबंधन के सेक्टर में लंबे समय तक समय बिताया है, उनके लिए और आश्चर्य की बात है कि उस मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को सरकार ने आनन फानन में हटा ही नहीं दिया। वहाँ के एक माननीय मंत्री महोदय का बयान इस हिंदू में छपा है, जो कह रहे हैं कि यह गलत सूचना इसने दिया, इसको मालूम नहीं है। बिहार में उसी पीरियड में 9 मौतों की जानकारी अखबारों के माध्यम से हुई, और यहाँ की सरकार ने तुरंत, चूँकि यह अधिसूचित आपदा है, इसलिए अब लोगों की मृत्यु तो हो गई, परंतु अस्पतालों में व्यवस्था के आदेश जो पहले से निर्गत किए गए थे, उसको मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए हुआ लू वार्ड बनाया जाता है। अस्पतालों में सारी दवाइयों की व्यवस्था रहती है, ORS घोल की व्यवस्था रहती है, बार बार एडवाइजरीज लोगों को दी जाती हैं। और मेरा तो अनुभव है कि यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय आपदा प्रबंधन को लेकर के विशेष रूप से सजग रहे हैं। उनका तो एक बयान है जो काफ़ी प्रसिद्ध है कि सरकारी खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला हक है। और यही नहीं है, मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है, चूँकि मैं विभाग का प्रधान सचिव रह चुका हूँ, कि हम लोग उनके आदेशानुसार सुनिश्चित करते रहे कि अगर
कोई आपदा में मृत्यु होती है तो जो एक्स ग्रेशिया यानी अनुग्रह अनुदान का भुगतान होता है वो हर हाल में 24 घंटे में हो जाए। और अधिकारी गण सुनिश्चित भी करते हैं, चूंकि विभाग से खट से उनको पैसा भी पहले चला जाता था, अब तो उनके पास फंड क्रिएट भी किया गया है, लेकिन मेरे समय पैसा भी चला जाता था। तो यहाँ पे जो 9 लोगों की मृत्यु हुई उनके बारे में हुआ कि तुरंत अफसरों ने घर घर जा करके उनको राशि भी मुहैया करा दी, या कई जगहों पे उनका अकाउंट नंबर लेकर के ऑनलाइन भी डीबीटी सिस्टम से कर दिया। लेकिन वहाँ पे मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने अगर ये बयान दे दिया, चूँकि डॉक्टर है और वो जानता है कि जो लोग आए हैं उनके लक्षण लू के थे, गर्म हवाएं या लू हीट वेव्स कहते हैं, लू के थे, उसको हटा दिया गया। और हटा ही नहीं दिया गया, लखनऊ से टीम बनाई गई और कुछ बयान ऐसे भी इसमें अंकित हैं कि जो उच्च पदाधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने कहा कि ऐसा ही टेम्परेचर दूसरे जिलों में भी रहा, वहाँ तो मौतें नहीं हुई, फिर कैसे आप कह सकते हैं कि हाँ लू से मौतें हो गई। और आपको आश्चर्य होगा कि संभवतः वहाँ के समाचार पत्रों में भी यह बात प्रशासन के हवाले से निकली कि मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने गलत बयान दिया, लू नहीं था। 43 डिग्री से लेकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो टेम्परेचर था, कहते हैं कि गर्म हवा नहीं थी, और उसने गलत बयान दे दिया। और जनता जो सरकार के समर्थन में वहाँ पर बहुत सारे लोग जो रहते हैं, हमारी बातचीत कुछ लोगों से हुई, उन्होंने कहा कि झूठ लोग बोल रहे हैं कि लू से मौत हुई है, लू से मौत नहीं हुई है। अब मेरी समझ में नहीं आता है कि उन्होंने क्यों कहा कि लू से मौत नहीं हुई है। और जो टीम बनाई गई वो टीम गांव में कहते हैं कि घूम रही है, प्रखंडों में घूम रही है, और कह रही है कि ये लू नहीं है, कुछ दूसरा कारण है, क्योंकि लोग बूढ़े थे या उनमें दूसरे पहले से कुछ बीमारियां थी। तो लेकिन क्या कारण है ये नहीं बता पा रहे। हमारे जैसे लोग ये समझना चाहते हैं कि ऐसा उन्होंने डिनायल मोड में अपने क्यों डाल दिया। उसका कारण यही हो सकता है कि पहली बात तो यह है कि यदि लोगों की मृत्यु हुई है तो स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे व्यवस्था में कमियां रह गई। इस रिपोर्ट के अनुसार जब लोग अस्पतालों में पहुंचे हैं, बेड्स नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, और इसके वजह से उनका समुचित इलाज नहीं हो सका। इसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि 19 जून को इस रपट के मुताबिक उच्च स्तर पर वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार उत्तर प्रदेश ने बैठक किया और कहा कि ये सब व्यवस्थाएं आप चाक चौबंद कर लीजिए। यानी जब लोगों की मौत हो चुकी थी और उसके बाद जब हीट वेव की स्थिति थोड़ी कमज़ोर होने लगी, उन्होंने बैठक में वही चीज़ें कही जो व्यवस्था के लिए ज़रूरी था। लेकिन ये मान लेने में कठिनाई हो सकती थी कि व्यवस्था नहीं थी, लोग मर गए, इसलिए कह दिया कि नहीं, इस सुपरिटेंडेंट ने गलत बयान दे दिया। और 2 लोगों की मेडिकल टीम जो डायरेक्टर स्तर के डॉक्टर हैं वो घूम रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं चला। तो पहला मुझे लगता है कि शायद वे इस बात से बचना चाहते थे कि उनके ऊपर कोई दोषारोपण न करे। तो कोविड के समय भी हम लोगों ने देखा था कि लाशें जो गंगा में तैर रही थी, जो गंगा के किनारे लाशों को मिट्टी में गाड़ा जा रहा था और वो बड़े पैमाने पर अखबारों में आया, उस समय भी ये कहा गया कि नहीं कोविड से मौत नहीं हुई है और यहाँ पे एक सामान्य प्रक्रिया है, सभी लोग जलाते नहीं हैं। अरे यार, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो खैर, अगर आपने व्यवस्था नहीं की थी तो उसको आप चाक चौबंद जो 5 दिन बाद कर रहे थे, आप समझो डे 1 कर सकते थे। बिहार से सीख लेकर के मैं कहना चाहूँगा, या दक्षिणी जो भारत के हिस्से हैं वहाँ पर हर साल तक आंध्रा में, तेलंगाना में बड़े पैमाने पर लू से मौतें होती हैं, और हीट वेव एक्शन प्लान सबने बनाया, उससे भी आप सीख लेकर के कर सकते हैं। तो पहला कारण मुझे लगता है यह हो सकता है, क्योंकि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के अनुसार अगर हर स्तर पर तैयारी नहीं थी तो मृत्यु होना स्वाभाविक था, और जो वल्नरेबल होते हैं लोग, उन्हीं की मौत होती है। अब आप ये नहीं कह सकते कि दूसरे जिलों में क्यों नहीं मरे। तो मान लिया जाए कि बाढ़ से अगर मौत हो तो आप बोलेंगे बाकी लोग क्यों नहीं मरे, यही क्यों मरे, ये आत्महत्या इन्होंने किया हुआ है। इस तरह का तो कोई उत्तर, इस तरह के तो मतलब इस तरह के सोच का तो कोई उत्तर नहीं है, सिवाय इसके कि यह घोर लापरवाही का नतीजा है। अब प्रशासनिक स्तर से लेकर के सरकार के स्तर पर घोर प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। और दूसरा है कि यदि आप मान लेंगे कि लू से मौतें हुई, आपको मुआवजा देना पड़ेगा 4 लाख रुपए का। अब याद करें कि कोविड के समय लॉकडाउन लगा, कोविड को पूरे देश में आपदा के रूप में सूचित किया गया, हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति रही,
इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अधिकार मिल गया केंद्र सरकार को कि पूरे देश के पैमाने पर लॉकडाउन लगा ले। लेकिन जो लोग मरे, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड जिसमें 25% राज्यों का हिस्सा होता है और 75% केंद्र सरकार का हिस्सा होता है, उसमें से मुआवजे की घोषणा नहीं की गई। मैं फिर बिहार का नाम लूंगा और यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में नाम लूंगा। अब ये न समझे कि मैं ऐसे ही तारीफ कर रहा हूँ। यहाँ उन्होंने घोषणा कर दिया कि मैं 4 लाख रुपए सीएम रिलीफ फंड से दूंगा और दिया जाने लगा। सभी को मिला हो कि नहीं मिला हो ये तो मॉनिटरिंग का विषय है, लेकिन दिया जाने लगा। हालांकि उसमें होगा अस्पतालों में जो मौतें हुई उन्हीं को देने की बात आई थी, चूंकि जो लोग गांव में मरे, और बहुत सारे लोग गांव में मरे, पूरे देश भर में मरे, अस्पताल में नहीं पहुंच पाए क्योंकि अस्पतालों की व्यवस्था इतनी लचर थी या अस्पताल नाकाफी थे, उसके लिए तैयार नहीं थे, उस बड़े पैंडेमिक के लिए तैयार नहीं थे। मानना पड़ेगा, और नहीं मानते हैं तो फिर तो ये तो अजीब स्थिति हो जाती है। इसलिए मृत्यु के जो आंकड़े आधिकारिक रूप से दिए गए हैं, मृत्यु से ज़्यादा हुई है, हर स्टेट में ज़्यादा हुई है, लेकिन लोग डिनाइल मोड में रहे, वो अलग बात है। तो कोविड के समय भी मुआवजा देने की बात में आदेश, जहाँ तक मेरी जानकारी है, नहीं आए कि आपको स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से मुआवजा देना है, जबकि मुआवजा दिया जाना है। अगर आपदा है कोई जिसको आपने घोषित किया है, उसमें मुआवजा दिया जाना है, एक्स ग्रेशिया दिया जाना है। अरे आप लोगों के आंसू पोंछते हो और उन पर कृपा नहीं कर रहे हो। अब बताते हो कि राज्य तुम्हारी चिंता करता है। संविधान के अनुसार जो वल्नरेबल लोग हैं, राज्य को उन्हें चिंता करनी है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें बात कही गई है कि इस तरह के वल्नरेबल लोगों की राज्य को चिंता करनी है, वेलफेयर के लोगों को चिंता करनी है। लेकिन घोषणा नहीं हुई। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो बहुत हिला हवाला करते हुए 50,000 रुपये के बारे में हुआ कि साहब लोगों को मिलेंगे, क्योंकि बिहार में आज भी 4 लाख रुपए मिल रहे हैं और सीएम रिलीफ फंड से बाकी रकम मिल रही है, 50,000 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड मिल रही है। तो शायद उत्तर प्रदेश सरकार ने सोचा हो इतने लोगों को मुआवजा देना पड़ेगा। एक तो मानना पड़ेगा कि मेरी तैयारी ठीक से नहीं थी, हमने वार्निंग सही नहीं दी, हमने एडवाइजरीज इशू नहीं की, हमने जो बाकी हीट एक्शन प्लान के अनुसार प्रबंध करने चाहिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण के दृष्टिकोण से नहीं किया, या पता नहीं हीट एक्शन प्लान भी बना है कि नहीं बना है, हम नहीं जानते, हमें इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर बना है तो उसका पालन नहीं हुआ, तो प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही की स्थिति रह गई। अब आदेश जारी हुए हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग का जो स्थानीय पदाधिकारी है, वो जिला पदाधिकारी से संपर्क करके इस तरह की बातें करेगा। अब तो मानसून आ रहा है, लेकिन यह बिल्कुल एक तरीके से सीख लेने की बात है कि लोगों की जिंदगियां जो जा रही हैं। मैं अगर आपसे कहूँ कि मेरे अपने एक रिश्तेदार जो स्वाभाविक वो बूढ़ी थी, वल्नरेबल लोग, बूढ़े लोग तो वल्नरेबल हो ही जाते हैं, इनको पहले से कुछ बीमारियां हैं, किसको बीमारी नहीं है, बीमारी तो रहती ही है, तो वल्नरेबल हो ही जाते हैं, उनकी भी इसमें मौत हुई है। तो मैं इस दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूँ कि भाई उनकी भी मौत हो गई, मौत तमाम लोगों की हो गई। लेकिन स्टेट का जो डिनायल मोड है, ये थोड़ा सा हमारे जैसे लोगों को जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में इतना काम किए हुए हैं, लंबा अनुभव रखते हैं, थोड़ा तकलीफ देता है। और उसके बगल में सरजू को पार कीजिए, तो जो दूसरी सरकार है वो कर रही है, आपको भी करना चाहिए। और ये सरकार करके कोई दुंदुभी नहीं बजा रही, कोई पिपीहिरी नहीं बजा रही कि देखो हमने कर दिया। अरे तुम्हारा काम है, करने का काम है। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के दृष्टिकोण से आप सभी को भी, जब तक ये गर्मी पड़ेगी, जब तक गर्म हवाओं की स्थिति रहेगी, चूँकि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा की जब स्थिति रहती है, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग उसको गर्म हवाएं या लू की स्थिति, हीट वेव की स्थिति मानता है। इसलिए सरकारों को भी और हम लोगों को भी अपने बचाव की कोशिशें करते रहना चाहिए। केवल सरकारों पर अगर हम डिपेंडेंट रहेंगे, उत्तर प्रदेश में जैसा हुआ बलिया ज़िले में, मेरे गृह ज़िले में, वही स्थितियां अन्य लोगों के साथ हो सकती हैं। इसलिए उससे हमें भी बचने की आवश्यकता है। हम बिल्कुल सरकार पर मुनहसर न रहें, बिल्कुल डिपेंडेंट न रहें। सरकारें तो जैसा चलती है वैसे चलती रहेंगी। हमें अपने बचाव के लिए भी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के अवधारणा से सोचना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातचीत शायद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया आप शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे, अपने टिप्पणियों से भी हमें अवगत कराएंगे। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।